ऐसा हो सकता है मैं आऊं और जूली नहीं आए, जूली आएगी तो डांस करके जाएगी। तो जूली आपके सामने आ चुकी है। एक्स वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं वापस आ सकता हूं और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में मैं वापस आ चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है बेटा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य, असत्य का मतलब होता है गलत है। तो अपन क्या देखेंगे कि इसमें 3 ऑप्शन जो सही होंगे और एक ऑप्शन क्या होगा इसमें गलत। तो जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपको इनको अच्छी तरीके से समझना है और याद भी रखना है, क्योंकि यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे अपन। पहला ऑप्शन है कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है, तो सबसे पहली बात विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं बेटा, आई से। किससे दर्शाते हैं, आई से। की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा की क्या होती है, विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन किसका होता है आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का, अर्थात किसका होता है बेटा, ऋणात्मक होता है। किसका मतलब होता है, ऋणात्मक। आई बात समझ में। हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से कवर करवा रहा हूं, यही पॉइंट आपके आगे काम में आने वाले हैं कि क्या होती है दिशा, विपरीत। तो ध्यान रखना बेटा, जो विद्युत धारा अर्थात जो आई की जो दिशा होती है, किसकी दिशा, आई की, वो होती है हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे के बीच। विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है, अब इलेक्ट्रॉन माइनस का है तो वो किधर की ओर दौड़ेगा, प्लस की ओर। तो ये दिशा हो जाएगी किससे, माइनस से प्लस की ओर। जो दिशा होगी वो होगी बेटा इलेक्ट्रॉन की। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर, जबकि जो विद्युत धारा है वो किधर से किधर जा रही है, प्लस से माइनस की ओर। तो दोनों की दिशा विपरीत हुई कि नहीं हुई, आप बोलोगे कि ये बात तो बिल्कुल क्या है, सत्य। तो आपको याद रखना है कि जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो होती है बेटा प्लस से माइनस, अर्थात धनावेश से ऋणावेश की ओर। और इलेक्ट्रॉनों की दिशा की क्या होती है, विपरीत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गति करते हैं, माइनस से प्लस की ओर। यहां तक क्लियर है। तो पहला ऑप्शन तो अपना क्या है, सत्य। तो ये तो असत्य हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है कि श्रेणी क्रम संयोजन। अब ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या होते हैं, इसमें बेटा जो प्रतिरोधक होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। कि इसमें विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में किसका मान समान होता है, धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो यहां से आप लोग देखना, मैं बताता हूं। श्रेणी क्रम का मतलब इस टाइप से होता है, एक सिरा ऐसे हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये अभी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। एक से दूसरा अटैच है, दूसरे से तीसरा अटैच है, ये होता है श्रेणी क्रम। तो इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है बेटा, कौन सी, इसमें जब करंट जाएगी, करंट का मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा को किससे दर्शा रहे हैं अपन, आई से, वो तो होगी हमेशा क्या रहेगी, समान। क्या रहेगी, समान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो एक और होता है वी, वी बोले तो अपन विभवांतर। क्या बोले बेटा, विभवांतर। इससे जो विभवांतर का मान रहता है वो क्या रहता है, असमान। अब ये चीजें कहां काम में आने वाली है, एग्जामिनर यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। प्लस में जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पूछूं कि इस सीधे पर आई कितनी होगी विद्युत धारा, आप बोलोगे आई रहेगी। क्यों, मान लो इस तार से 5 एम्पियर की धारा आती है, ठीक है। अब यहां भी 5 रहेगी, इसके ऊपर भी 5 रहेगी, इस पे भी 5 रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इसके प्रत्येक जो सिरा होगा उसके ऊपर धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। अगर मैं पूछूं विभवांतर किसके ऊपर, श्रेणी क्रम में, मैं पूछूं कि यहां बेटा विभवांतर क्या होगा, तो आप बोलोगे V1, यहां कितना होगा V2, यहां कितना होगा V3। इसका मतलब तीनों अलग अलग आए कि नहीं है। तो विभवांतर तो क्या होता है, अलग अलग, जबकि विद्युत धारा क्या होती है, समान। ये कौन से क्रम की बात है, श्रेणी क्रम। कौन से क्रम की बात है बेटा, ये श्रेणी क्रम संयोजन की। अगर आपको पूछ लो कौन से क्रम की, समांतर क्रम की, तो ध्यान रखना समांतर क्रम को क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम भी अपन इसको बोलते हैं। तो समांतर क्रम कैसे होता है संयोजित, ये सर क्रम, जैसे ये गया, जो दूसरा सिरा होगा ना वो देखो कैसे रहेगा, इसके जस्ट नीचे। अब इनको एक बिंदु से मिला देते हैं। ऐसा क्रम जो होता है वो किसका होता है, समांतर क्रम का। तो यहां का उल्टा बनता है, कैसे, मैं आपको पूछूं कि समांतर क्रम में आई का जो मान होगा, तो आप बोलोगे ये तो क्या रहेगा, असमान। असमान का मतलब है अलग अलग। यहां अगर I1 रहेगी तो यहां क्या रहेगी बेटा, I2। अब बात करूं मैं विभवांतर की, तो विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा। तो या V होगा तो यहां भी क्या रहेगा, V। कहने का मतलब छोटी छोटी दो बातें ध्यान रखनी है।
श्रेणी क्रम में प्रत्येक भाग में धारा समान रहेगी तो विभवांतर क्या रहेगा, अलग। और समांतर क्रम संयोजन की मैं बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, धारा तो हो जाएगी अलग अलग और विभवांतर क्या हो जाएगा, समान। और जो धारा होती है, जैसे इसमें धारा समान थी, विभवांतर अलग अलग था, तो कुल विभवांतर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझ में आई। उसके बाद में तीसरे को समझते हैं, तो ये कथन भी क्या है बेटा, बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा है, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में विभवांतर का जो मान होता है वो क्या रहता है बेटा, समान। अभी जस्ट मैंने बताया कि क्रम कौन सा हो, समांतर क्रम, तो जो विभवांतर का जो मान आता है वो क्या आता है, बिल्कुल समान आता है। अब लास्ट ऑप्शन बचा अपने साथ में पास में, समांतर क्रम संयोजन में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कुल प्रतिरोध। जैसे ये समांतर में जुड़ा हुआ है तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो होता है का जो मान होता है सभी प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो बात है वो बिल्कुल एकदम क्या है, गलत बात। इसका कारण क्या हो जाएगा, ये गलत है। इसका मतलब जो अपने क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, D4 देवी, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो इसको समझो आप कि ये है क्या। तो ध्यान रखना यहां से आप कि जो श्रेणी क्रम होता है, कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम, इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होता है, कौन, तुल्य प्रतिरोध, आर तुल्य, वो कितना होता है बेटा, वो होता है आपके सामने जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनको सबको जोड़ दो। जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी अगर बहुत सारे जुड़े हुए हो तो उनको क्या कर दो, जोड़ दो, क्या हो गया, Rn। आई बात समझ में। और जो समांतर क्रम का होता है, कौन से क्रम का, समांतर क्रम, समांतर क्रम में कुछ नहीं करते, 1/R तुल्य करना पड़ता है। ये फॉर्मूले याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं। की बार बटा में लिख दो सबको, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। Rn का मतलब है जितने भी प्रतिरोध जुड़े हो वहां तक की काउंटिंग। तो देखो ये पूछना क्या चाह रहा था, समांतर क्रम संयोजन में क्या प्रतिरोधों के योग के बराबर है क्या, नहीं, ये तो किस में है, श्रेणी क्रम में। इसका मतलब ये क्या था, अपने पास में असत्य कथन था और क्वेश्चन में यही कथन पूछा गया है। तो इसका मतलब अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है कि न्यूमेरिकल है बेटा, मोस्ट वांटेड, पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन उत्तर चेंज नहीं होगा, तरीका जो है क्वेश्चन का वो चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक, कितना दिया गया है, 4 ओम प्रतिरोधक, मतलब जो आर का जो बेटा मान दिया गया है, आर पता है ना किसको बोलते हैं, प्रतिरोध को। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें टाइम खराब होता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि कोई बच्चे अगर नए हैं तो उनके समझ में ये बात आ जाए। तो बेटा ध्यान रखो, ये छोटी छोटी बातें मैं पिछले क्वेश्चनों के अंदर करवा के आ चुका हूं। जो पहले क्वेश्चन थे वो बेसिक थे, इन क्वेश्चनों के अंदर एडवांस लेवल आ चुका है। तो विनर सीरीज का कमाल यही है, बेसिक टू एडवांस। तो बिल्कुल ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर दो। तो आर का मान कितना दे रखा है बेटा, 4 ओम, कितना ओम, 4 ओम। याद रखना प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। उसके बाद में दिया गया है प्रति सेकंड समय का जो मान है, अर्थात टी का जो मान है बेटा कितना दिया गया है, 1 सेकंड। सब बच्चों को ध्यान रखना है, सेकंड समय कभी भी लोग कोई से भी न्यूमेरिकल में समय आपको किस में रखना है, सेकंड के अंदर। उसके बाद में दिया गया है 100 जूल उष्मा, उष्मा, उष्मा मतलब एच कितनी दी गई है बेटा, 100 जूल। तो उत्पन्न उष्मा का जो मान है वो कितना दिया गया है, 100 जूल। प्रभावित विद्युत धारा का क्या करना है, मान, अर्थात इस क्वेश्चन में किसका मान पूछा गया है बेटा जी, आई का मान है पूछा गया है। तो बच्चों आपने अगर पिछली क्लासेस सही ढंग से देखी है तो वहां मैंने एक नियम के ऊपर डिस्कशन किया था, जूल का तापन नियम। कौन सा, जूल का तापन नियम। अब जो बच्चे पहले वाले क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कवर कर रखे हैं उनको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जूल के तापन नियम के अनुसार जो उत्पन्न जो ऊष्मा होती थी उसका जो मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा, आपको बताया था I²R, याद होगा, नहीं है इसलिए क्लास को बेटा लेके जरूर आओ। तो H की वैल्यू दे रखी है क्या, कितनी दे रखी है, 100 बराबर I², I का मान तो पूछा है तो क्या कर देंगे अपन, I² इनटू R का मान कितना दिया बेटा, 4, और T का मान कितना दिया गया है, 1। देखो 4 एकम 4 होते हैं, कितना बन जाएगा, 4 इंटू I² बराबर 100। इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है। देखो 4 गुना में इधर भी जाएंगे, किस में हो जाएगा, भाग में, कितना आ जाएगा, 100/4, मतलब कितना उत्तर आ गया, 25।
आ गया 25। लेकिन अभी आई स्क्वायर का मान है, अपने को केवल किसका मान निकालना है, आई का। तो जो आई का जो मान आएगा, स्क्वायर हटता है तो उधर क्या लग जाता है बेटा, अंडर रूट। कितना आ गया 25। 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। मतलब मेरा उत्तर कितना आ गया बेटा, 5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5 एम्पियर। F4 आंटी जी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, तो क्वेश्चन नंबर 2 अपन खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन है असत्य, असत्य पूछा है। मतलब 3 सही होंगे, एक गलत होगा, वो अपने को बताना है। तो देखो पहली बात, प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही। आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रकाश जब भी गति करता है वो करता है बेटा सरल रेखीय पथ पर गति। कौन से पे, सरल रेखीय पथ पर क्या करता है, गति। सरल रेखीय पथ पर क्या करता है, प्रकाश क्या करता है, गति करता है। आई थिंक पहला पॉइंट आपके क्लियर होगा। तो पहला कथन तो क्या है बेटा, बिल्कुल सत्य है, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। दूसरा है, प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है, कहीं यहां थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तरंगे नहीं, तरंगदैर्ध्य करो इसको। तो जो प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है, अब प्रकाश याद रखना विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो जो इसकी तरंगदैर्ध्य का जो मान होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 48 एंगस्ट्रॉम। इस ए नोट का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। और जो इसकी वैल्यू होती है बेटा वो होती है 10 की घात -10। कितनी होती है, 10 की घात -10 मीटर होती है। याद रखना एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको। क्या ये बात सही है, तो आप बोलोगे ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही। तो आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है कि जो प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। ठीक है यहां तक। उसके बाद में है, एक प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं। क्या ये बात सत्य है, तो बेटा जी ये बात भी क्या है, बिल्कुल सत्य। इस बात को मैं समझा देता हूं। प्रिज्म अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, प्रिज्म तो अपने पास में है नहीं, तो ध्यान से समझना। प्रिज्म कुछ इस शेप का होता है, जैसे 3 पृष्ठ आपको खुले हुए दिखेंगे, जैसे एक ये है, इसको ढक दो सामने से, ठीक है। दूसरा ये है और तीसरा ये है, जो खुले हैं इनको क्या कर दो, ढक दो। अब आप लोग देखोगे कि एक तो सामने वाला हो गया जो बिल्कुल सपाट है, एक दूसरे वाला साइड वाला सपाट है, और एक तीसरे वाला इधर वाला सपाट है। तो ये तो क्या हो गए, आयताकार। तो कितने पृष्ठ होते हैं इसके अंदर, 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। अब बचे त्रिभुजाकार, तो अपनी शेप यही थी। अब यहां से देखता हूं मैं, त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको, अगर इसको सही ढंग से दिखाऊं तो आपको त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज आपको यहां से दिख रहा है। तो फिर ये क्या है, ये हो गए अपने 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ। तो ध्यान रखना कि एक जो प्रिज्म होता है उसमें 2 तो त्रिभुजाकार होते हैं और 3 क्या होते हैं, आयताकार क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं। मतलब तीसरा भी अपना ऑप्शन क्या है, सत्य। अब बच रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम केवल गोलीय दर्पणों के लिए लागू होते हैं। ये बात क्या है, बिल्कुल असत्य, बिल्कुल गलत है 100%। क्यों, गोलीय दर्पणों के लिए नहीं, सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए क्या होते हैं, लागू होते हैं। अगर आपको पूछ ले कि जो प्रकाश के जो परावर्तन के जो नियम है वो किन के लिए लागू होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, सभी पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना क्या था, गलत। ये ऑप्शन अपना क्या था, गलत। लेकिन अपने को इसको क्या मानना पड़ेगा, सही। क्यों, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है, असत्य। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी फॉर देवी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। याद रखना इस बात को कि जो प्रकाश के जो परावर्तन के जो नियम है वो सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए क्या होते हैं, लागू होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 फिर वही न्यूमेरिकल है, क्योंकि अब बेटा धीरे धीरे मैंने न्यूमेरिकलों की संख्या बढ़ा दी है। यही आपके नंबर देके जाएंगे, यही आपके नंबर कटवा के जाएंगे। कटेंगे उनके जो पढ़ेंगे नहीं, और जो पढ़ रहे हैं उनकी कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई विद्युत बल्लभ है, क्या है बेटा, विद्युत बल्लभ का अनुमतांक 220 वोल्टेज 100 वाट है। तो इनको पकड़ो, V लगा हुआ है, तो V किसके लगता है, विभवांतर के। तो मैं यहां से बोल सकता हूं विभवांतर को V से लिखते हैं। V की जो वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, 220 वोल्ट। W किसको लगता है, P के, और P का मतलब क्या होती है, विद्युत शक्ति होती है। क्या होती है, विद्युत शक्ति। कितना दिया गया है इसका मान, 100 वाट।
ठीक है, मात्रक भी साथ के साथ याद रखते चलना है। उसके बाद में जब इसे 110 वोल्टेज पर, कितने वोल्टेज पर, 110 वोल्टेज पर क्या किया जाता है, प्रचालित करते हैं, मतलब जलाते हैं, तो इससे उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। तो ध्यान रखना, पहले V था, अब की बार V को क्या कर दिया गया है, कम। 120 की जगह बेटा कितना कर दिया गया, 110 वोल्टेज। अब पूछता है कि P का मान क्या करो ज्ञात। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मान लेता हूं V1, इसको मान लेता हूं P1, इसको मान लेता हूं V2, इसको मान लेता हूं P2। बात समझ में आई। अब एक बात बताना, वोल्टेज है, शक्ति दे रखी है, तो P का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो याद है आपको, करवाया था मैंने पहले। P के मैंने 3-4 सूत्र लिखवाए थे, याद हो तो। P बराबर V I भी होता है, P बराबर I स्क्वायर R भी होता है, और P बराबर V स्क्वायर बटा R भी होता है। अब एक बात यहां से मेरे को बताओ, क्या इसमें आपको एक चीज दिख रही है कि R का कहीं जिक्र हो रहा है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं हो रहा। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि अपने को न्यूमेरिकल के लिए कौन सा लगाना पड़ेगा, इसको मत लगाओ, इसको मत लगाओ। कारण इतना सा है कि R है प्रतिरोध, चेंज थोड़ी ना हो रहा है, वही है। तो अपने को P बराबर कौन सा सूत्र अप्लाई कर लो, VI का। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि धारा थोड़ी ना चेंज कर रहा है, वो धारा चेंज थोड़ी ना कर रहा है, वोल्टेज चेंज कर रहा है। बात समझ में आई। तो देखो यहां से P का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बना बेटा, P बराबर VI। तो अगर मैं P1 लिखूं तो क्या सूत्र बनेगा, V1I, यही बनेगा, क्योंकि I कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद में P2 का अगर मैं सूत्र रखूं तो क्या बनेगा बेटा, V2I, यही बनेगा। तो यहां से कभी भी आपको ऐसा न्यूमेरिकल दिखे तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, कैसे, फॉर्मूला लगाया करो, P1 बटा P2 बराबर V1 बटा V2। अब आप बोलोगे कि I कहां गया, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसमें वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रखेंगे। P1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 100 बटे P2 की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात, क्या रख दो, P2। V1 की वैल्यू कितनी है, 220। V2 की वैल्यू कितनी है, 110। मैं करता हूं इनको काटापीटी, 0 से 0 कटेगा, 11 से 22 दो बार कटेगा, वज्र गुणा करेंगे इनको, तो जो P2 है वो ऊपर और 2 कहां जाएगा, नीचे। तो 100 में अगर मैं कितने का भाग दूं, 2 का, कितना उत्तर आ गया बेटा, 50। 36 है तो किस में चलेगी, वाट में। तो कितना उत्तर आया, 50 वाट। कौन सा सही हो जाएगा, C4 करीना इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको इतनी माथापच्ची नहीं करनी, डायरेक्ट याद रखना, क्वेश्चन पढ़ेंगे डायरेक्ट पढ़ेंगे आके, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, P1 बटा P2 बराबर V1 बटा V2। करना कुछ नहीं है, P बराबर VI था, सबके 1 1 लगा दिया, एक को काट दो जो नहीं है, हटाओ सिस्टम को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया बेटा, निम्न में से कौन सी जूल के तापन नियम पर आधारित क्या है, युक्ति है। तो जूली आपके सामने आ चुकी है, ऑप्शन थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, बाकी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो बेटा इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, पहले आप इस ट्रिक को याद करो, उसके बाद में हर क्वेश्चन को अपन धुआं उड़ाएंगे। ऐसा हो सकता है मैं आऊं और जूली नहीं आए, जूली आएगी तो डांस करके जाएगी। तो बेटा एक लड़की है, कौन, जूली नाम की क्या है, एक लड़की, और ये जूली क्या करती है, इंस्टा के ऊपर क्या करती है, पोस्ट करती है। अब इंस्टा के ऊपर पोस्ट करेगी तो इसके जो कौन से वीडियो, तन के वीडियो, कौन से वीडियो, तन के वीडियो। अभी जूली बेटा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, वरना उसको सामने लाता, यही डांस करवाते कि चल तेरे वीडियो यहाँ वायरल कर। तो तन के वीडियो है वो इसके क्या होते हैं बेटा, तन के जो वीडियो है ना वो क्या होते हैं, इसके हिट, क्या होते हैं, हिट। याद रह जाएगी कितनी सी बात। मैंने बोला कि जूली नाम की लड़की है, वो इंस्टा पर क्या करती है, तन के वीडियो पोस्ट करती है। तो उसको जो तन के वीडियो, तन का मतलब जानते हो ना, शरीर, मतलब मान लो वो आधे अधूरे कपड़े पहन के क्या करती है, पोस्ट करती है, तो उसके वीडियो क्या होते हैं, एकदम हिट। तो ये अपनी ट्रिक बन जाएगी, कैसे, जैसे ही आप जूली शब्द करोगे तो जूली का मतलब तो बन जाएगा क्या, जूल का तापन नियम। बात समझ में आई। इंस्टा में आपको इस दिख रहा है, इस, और इसका मतलब हो जाएगा बेटा स्त्री, क्या हो जाएगा, स्त्री, विद्युत स्त्री जिसको प्रेस बोलते हैं। टाका मतलब हो जाएगा बेटा टोस्टर, क्या हो जाएगा, टोस्टर, विद्युत टोस्टर, विद्युत तो सबके ही लगना है। उसके बाद में तन का मतलब बोलूं बेटा मैं तो बन जाएगा तंदूर, क्या बन जाएगा, तंदूर। के का मतलब आपको बोलूं तो बन जाएगी केतली, क्या बन जाएगी, केतली।
वीडियो तो केवल ऐसे जोड़ा गया है, हिट का मतलब बन जाएगा बेटा हीटर। क्या बन जाएगा? हीटर। तो कितनी युक्तियां मैंने बता दी इसकी, जो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, 5। कौन कौन सी? विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत केतली, विद्युत तंदूर और विद्युत हीटर। तो कौन सा ऑप्शन है जो अपने को सही करना है? विद्युत केतली भी होती है, सही है। विद्युत हीटर भी होता है, सही है। विद्युत टोस्टर भी होता है, ये भी सही है। विद्युत इस्त्री भी होती है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? E4 एलिफेंट। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि दोष युक्त कौन सा दोष है आदमी के? निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष अच्छे से बता रखा है, पास की दिखती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका निवारण भी अपन ने ये सब बातें पहले कर ली। अब ये बस यही है कि इसमें जो व्यक्ति जो होता है उसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है। अब समझना है इसको। आपको पता है कि जो वस्तु के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है वो बेटा कहाँ बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। ये भी बता रखा है मैंने कौन सा बनता है हमेशा? वास्तविक और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। बात समझ में आई? किसके ऊपर? रेटिना के। ये ठीक क्लियर है यहां तक? अब देखो, इसमें जो व्यक्ति में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना वो कहाँ बनता है? जैसे मान लो ये अपना रेटिना है। क्या है? रेटिना। अर्थ ऑफ रेटिना। या तो वो बनेगा रेटिना से पहले या फिर बनेगा वो रेटिना के बाद में। दो ही ऑप्शन होंगे। तीसरा ऑप्शन होता है खुद रेटिना के ऊपर। तो जो जिसके कोई भी दोष नहीं होगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा बेटा? रेटिना के ऊपर। अगर ये पॉइंट आगे पीछे हो गए इसका मतलब दोष हो गया। तो वो यही पूछना चाह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में तो पहले ये तो निकट में तो निकट की तो दिखती है। किसकी दिखती है? निकट की तो क्या करेगी? दिखेगी। लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट की दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या हो रहा है? वो पॉइंट उठ के कहां आ गया? इसके पहले। अब इसके पहले आ गया तो इसका मतलब ये वाले चित्र तो दिख रहे हैं, अब जो पीछे का है वो दिख ही नहीं रहा। तो इसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है बेटा वो कहां आ जाता है? रेटिना के पहले आ जाता है। आई बात समझ में? फिर इसी दोष का निवारण के लिए अपन लेते हैं कौन सा लेंस का? हम लेते हैं अवतल। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। तो जब इसके सामने अपन रखेंगे तो वो प्रकाश को फैलाएगा, फैलाने के कारण वो प्रकाश की किरणें किसके ऊपर पड़ेगी? रेटिना के ऊपर, और प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ध्यान रखना, इसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बना? रेटिना से पहले। अगर आपको पूछ लेता दूरदृष्टि, किसका पूछ लेता? दूर दृष्टि वाला। तो दूर दृष्टि का मतलब काम बता देना। दूर दूर का मतलब दूर, तो रेटिना के क्या बनता है? बाद में। दूर दृष्टि में तो बाद में, और इसमें कहां बनेगा? रेटिना के पहले। अब देखता हूं मैं, रेटिना तो ऑप्शन में नहीं है, तो रेटिना का ही नाम है, कंफ्यूज मत हो, दृष्टिपटल। रेटिना को क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल के पहले बनेगा, पहले का मतलब सामने। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? B4 अपनी प्यारी बेबी इस क्वेश्चन का जवाब है, हो जाएगा। बातें क्लियर है यहां तक? दोस्त का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाएगा। उसके बाद में चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बेटा। तो ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल है, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम के अंदर दिख जाए तो जरा भी संकोच मत करना। 2026 इस क्वेश्चन के लिए मैं लगा सकता हूं। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, अर्थात जैसे पहले इसके लिए आप समझो दिशाएं। क्या समझो? दिशाएं। ये दिशाएं होती है अपनी 4। ये हो गई उत्तर, ये हो गई अपनी दक्षिण, ये हो गई अपनी पूर्व, और बेटा ये क्या हो गई? अपनी पश्चिम। अब एक चीज यहां से देखो कि किसकी दिशा अपने को बताई गई है। ये बोल रहा है कि पश्चिम की ओर है कौन? प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण। धनावेशित कण का मतलब क्या होता है? सब जानते हो आप। धनावेशित कण का मतलब होता है प्लस का, और वो कौन सा होता है? अल्फा कण, जिसको किससे लिखते हैं अपन? अल्फा से। तो ये जो अल्फा कण की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो ये मेरे पास अल्फा कण है, इसको अपन किस ओर फेंक रहे हैं? पश्चिम की ओर फेंक रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसको इधर से इधर फेंकूंगा तो एक बात बताना, क्या इसकी दिशा ये हो जाएगी अल्फा कण की? अल्फा कण किधर जा रहा है? इधर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो ये अल्फा कण है, अल्फा कण ये प्लस का होता है, ये किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो प्लस वाला किधर दौड़ता है? हमेशा माइनस की ओर। प्लस वाला हमेशा किधर दौड़ता है बेटा? माइनस की ओर। और माइनस वाला हमेशा किधर दौड़ता है? प्लस की ओर। तो मैं बोल सकता हूं कि प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। कौन जा रहा है? अल्फा कण। तो विद्युत धारा की दिशा भी क्या होती है? वही होती है, प्लस से माइनस की ओर। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस।
किसकी दिशा होती है? विद्युत धारा की दिशा। तो कहने का मतलब ये यहां समझाना चाह रहा है कि जो ये धनावेशित कण की जो दिशा है वही किसकी दिशा है? विद्युत धारा की दिशा। तो अल्फा कण दौड़ रहा है प्लस से माइनस की ओर, तो विद्युत धारा की दिशा भी क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर, जो कि अपन ने पहले क्वेश्चन में देखा भी था। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस थोड़ी ना जाता, इलेक्ट्रॉन जाता है माइनस से प्लस की ओर। तो इलेक्ट्रॉनों के क्या होती है? अपोजिट। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ क्या है? पॉजिटिव है, अर्थात धनावेशित कण है, जो कौन है? अल्फा। तो मैंने विद्युत धारा की दिशा पहचान ली कि विद्युत धारा की दिशा किधर है? पूर्व से पश्चिम की ओर। अब ध्यान रखना, जैसे मान लो मैं इधर चल रहा हूं, तो मेरे को एक धक्का मार दे तो मैं दूसरी साइड चलने लग जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर क्या लग गया? बल। तो जब ये अल्फा कण इधर जा रहा है तो इसके ऊपर देखो कोई बल लग रहा है, जिसके कारण ये क्या हो गया? उत्तर की ओर विक्षेपित, अर्थात इसको जाना ऐसे चाहिए था, ये चला किधर गया? उत्तर की ओर। तो मेरे को यहां से क्या कहानी समझ में आई कि ये दिशा तो हो गई विद्युत धारा की दिशा, और बल लगने के कारण बता ये किधर चला गया? इधर। तो मैं बोल सकता हूं एफ फॉर फोर्स, मतलब इसकी बल की दिशा कौन सी हो जाएगी? ऊपर की ओर, अर्थात उत्तर की ओर। अब मेरे को बताना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? जब किसकी भी कण के ऊपर क्या लगता है? बल। तो अपन ने पढ़ा था फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। कौन सा नियम? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। और जिन बच्चों को यह बात नहीं पता है, पिछले क्वेश्चनों में मैं इसकी बात कर चुका हूं, बाएं हाथ के नियम की। तो देखो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करो, ताकि अगर किसी बच्चे के पूरा समझ भी नहीं आए तो तुक्का तो मार सके। एक दिशा है पश्चिम की ओर, एक दिशा है उत्तर की ओर, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? ये लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगर ये पूर्व की ओर दौड़ेगा तो इन दोनों के बीच में तो 180 डिग्री का कोण बन गया। अगर ये पश्चिम की दक्षिण की ओर दौड़ेगा तो इनके बीच में 180 का बन गया। मतलब दो डायरेक्शन तो मेरे पास नहीं हो सकती, दक्षिण की ओर और पूर्व की ओर। या तो वो होगी उपरोमुखी या फिर होगी वो अधोमुखी। अधोमुखी का मतलब पीछे की ओर। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से अपन इसकी दिशा निर्धारित कर लेंगे। तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या बोलता है कि अपने बाएं हाथ की अंगुलियों, अर्थात अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के क्या रहे? लंबवत। मान लो ये मैंने फैला दी। अब इसको इसके अनुसार सेट करो। ये बताता है अंगूठा बल की दिशा को। क्या बल ऊपर की ओर लग रहा है? क्या मतलब ये डायरेक्शन सही है? ये दिशा बताती थी बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये दिशा बताती थी किसको? विद्युत धारा की दिशा को, जो अभी सामने है आपके। तो एक बात मेरे को बताओ, क्या इधर है? बच्ची विद्या पड़ी थी, तो ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की है क्या? नहीं। विद्युत धारा की दिशा इधर है, लेकिन अपने चित्र के अनुसार देखो, अंगुली के अनुसार कैसे आ रही है? इधर। तो इस अंगुली को ऐसे घुमा दो कि विद्युत धारा किधर हो जाए? इधर। जैसे इस चित्र में है, तो मैं अगर इसको अंगुली को ऐसे घुमाऊं तो आपको तो उल्टा दिखेगा ये चीज। तो देखो इस साइड में अगर घुमा लूं, इस साइड, तो ये विद्युत धारा की दिशा हो गई, ये बल की दिशा हो गई। तो चुंबकीय क्षेत्र देखो सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब बाहर की ओर किसकी दिशा हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अर्थात कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी फॉर देवी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लगाना है, इस प्रकार अपने इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पर। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है बेटा कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? आभासी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आभासी। आभासी के साथ में कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? इस क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूं, इसका पर्सनली बड़ा वीडियो में लेके आपके सामने जल्द आने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक होता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, अवतल दर्पण दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। दोनों प्रतिबिंब का मतलब ये वास्तविक भी बनाता है और ये बेटा आभासी भी बनाता है। कौन से दर्पणों की बात कर रहा हूं मैं? अवतल दर्पण वास्तविक भी बनाता है और आभासी। स्टार्टिंग की जो 5 कंडीशन होती है उनमें वो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? वास्तविक। केवल एक थी, उस पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। और वो कहां बनता है? देखो ये अपना अवतल दर्पण होता है, ये इसके ऊपर ने पॉलिश कर दी, ये मुख्य अक्ष हो गई, जो ये इसका फोकस बिंदु हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? ये इसका ध्रुव हो गया पी। तो वस्तु एफ और पी के कहां होनी चाहिए बेटा? बीच में। जब भी आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। अभी के लिए इसको इतना याद रखो कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, वो कब बनता है? जब वस्तु कहां रखी हुई हो? एफ। एफ का मतलब होता है मुख्य फोकस बिंदु, और पी का मतलब क्या होता है? ध्रुव होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, गलत बात है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है बेटा? वक्रता केंद्र पर, गलत। वक्रता केंद्र से परे, ये भी गलत। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, जो कि अपना उत्तर क्या है? सही। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी फॉर डेविस क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9
हाँ तो नौजवानों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। सीधे धारावाही चालक तार से, कौन से? सीधे धारावाही चालक तार। मान लो मैं एक तार लेता हूं, क्या ले लिया मैंने? एक तार ले लिया। अब धारावाही है, धारावाही का मतलब इसके अंदर से क्या जा रही है बेटा? विद्युत धारा। क्या जा रही है? विद्युत धारा। जिसको मैं किससे लिखूंगा? विद्युत धारा को आई से। किससे लिखूंगा? आई से। तार एकदम क्या है? सीधा। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इससे दूर जाने पर, मान लो दिक्सूची जानते हो, ये भी क्या होती है? एक छोटा छड़ चुंबक होती है, एक तरीके से चुंबक होती है। तो इससे अपन दिशा ज्ञात करने में काम में लेते हैं, जिसको कंपास अपन कहते हैं। तो जब उसको यहां से दूर लेके जाएंगे ना, तो अपने को यहां से क्या दिखेगा? तो आपको मैं यहां से दो बातें बता रहा हूं, दोनों याद रखना। देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आई का मान समानुपाती होगा विद्युत धारा के, और आई का जो मान होता है बेटा, आई की बात नहीं कर रहे, सॉरी, अपन बात किसकी कर रहे हैं? तो ध्यान दो कि जब चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, वो धारा के क्या होता है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, धारा घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो चुंबकीय जो क्षेत्र का मान होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से समझो, विद्युत धारा बढ़ गई तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। धारा अगर घट गई तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर आपको संबंध पूछ ले तो बता देना है कि बी का मतलब समझ रहे हो ना? यहाँ पे कहीं आधे बच्चों के डाउट आ रहा हो कि बी का मतलब क्या है। बी का मतलब है बेटा चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपको ये चीज भी नहीं आ रही तो बेटा आपका बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। इसलिए आप विनर सीरीज को अच्छी से ढंग से तैयार करो, क्योंकि यही एक सीरीज ऐसी है जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस का जिक्र इसमें किया गया है। तो बी का मतलब क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। आई का मतलब क्या हो गई? विद्युत धारा। तो बी समानुपाती होता है आई के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत धारा होती है वो समानुपाती होती है चुंबकीय क्षेत्र की। बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों घटेंगे। पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान रखना है। ये हो गया उल्टा। उल्टे का मतलब है, अगर दूरी, आर का मतलब क्या है बेटा? दूरी। अगर दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो बी का मान क्या करेगा? घटेगा। अगर दूरी मैंने घटा दी, अर्थात दूरी घटाने का मतलब चालक तार के पास में है तो दूरी कमी होगी ना, तो यहां पे बी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन को टिक करो कि इन दोनों में से कौन सा क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन में पूछा है चालक तार से दूर, मतलब किसकी बात हो रही है? दूरी की। और दूरी में क्या होता है? उल्टा। कैसे? चुंबकीय क्षेत्र के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कब? दूर जाने पर। दूर जाने पर मतलब दूरी बढ़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा? घटेगा। बता रखा है ना, दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, दूरी घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें बढ़ेगा या घटेगा, जब धारा धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, धारा घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो दूर जाने पर बेटा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा। आई बात यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं आज के लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा इस प्रकार है आपके सामने कि यदि आपतन कोण का मान, इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। देखो, आपतन कोण का मान, किसका मान की बात कर रहा हूं मैं? आपतन कोण। अब ये आपतन कोण क्या होते हैं बताया था? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, इसको लिखते हैं बेटा आपतन कोण को आई से। कितना दिया गया है? 60 डिग्री। उसके बाद में अपवर्तन कोण का जो मान है, अपवर्तन कोण को किससे लिखते हैं बेटा? आर से। किससे लिखते हैं? आर। अपवर्तन कोण का मतलब आर, और आर का मतलब कितना दिया गया है? 30 डिग्री। क्लियर? यहां तक पूछा क्या है? अपवर्तनांक का मान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। फर्क अभी बता दूंगा क्या था। तो यहां से आपको अपवर्तनांक का सूत्र याद रखना है। एक पहली क्लास में मैं करवा भी चुका हूं, एन का सूत्र मैंने बताया था C/V अपवर्तनांक का। जो बच्चों ने पहली क्लास ली उनको पता होना चाहिए। अब जो देखो दूसरी बात अपन में बोल रहा हूं कि जो एन का जो मान होगा बेटा वो होगा साइन आई बटा साइन आर। दिक्कत मत लेना, साइन थीटा कोस थीटा आपका यहां भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो देखो, मेरे को निकालना है अपवर्तनांक अर्थात एन का मान। मान रखना है साइन आई का मतलब क्या है बेटा? आपतन कोण। कितना डिग्री दिया गया है? 60 डिग्री।
बटा साइन आर का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। मैथ के स्टूडेंट हो, साइन 60 का मान कितना होता है, वो होता है बेटा √3/2 बटे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो इसको जब सोल्व करेंगे अपन तो √3/2 इंटू, तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, 1 कहां जाएगा नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया √3। अब √3 क्या ऑप्शन में है क्या, आप बोलोगे नहीं, तो आपको √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1.732 के अप्रोक्स होती है, मतलब लगभग होती है, पूरी नहीं होती है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बेबी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने टॉप मोस्ट वांटेड क्वेश्चन किए हैं। क्लास की टाइमिंग इसलिए ज्यादा हो गई बेटा क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आपने देखे होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स थे। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में घास काट दी, हर एक क्वेश्चन का एक एक शब्द का अच्छे से अपन ने जवाब देखा है। तो ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा जुड़े रहे, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दे। धन्यवाद।